modulus calculator. Okay, you all know what is modulus. Modulus means nothing but remainder. Okay. Let's create the template. Let's include stdio.h int main return 0. Okay, so I'm recalling what is modulus. For example, 7 modulus 2. What will be its answer? Its answer will be 1, because when we divide 7 by 2, the remainder is 1. Okay. Similarly, if we write 8 modulus 2, the answer will be 0, because 8 is completely divisible by 2. But what is the drawback of this operator, this modulus operator? That it works on only integers. Okay, it works on only integers. And we have been given a program to find out modulus of float type numbers. So how we'll do it? Okay, how we'll do it? So we need to create some logic to do it. Okay, so first make two variables where we'll store the data, 6.5 and 2.5. These are basically, the first one is dividend and the second one is divisor. I hope you all know what is dividend and divisor. Okay, 7 modulus 2 is equal to 1. Okay, so this is called dividend, and the number here which is dividing, it is called divisor, and the number which is getting divided, it is called dividend, and this is the remainder. Okay, these are very basics, I guess you all know it. Okay, so let's jump into the code. First I'm making two variables. Let its name be dividend and divisor only. Okay, divisor. Now what will I do? Write printf statements. Printf enter the dividend, and using scanf I'll take this number inside dividend. Similarly, I'll take an input inside divisor using scanf. ओके, ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया. तो डिविडेंड एंड डिवाइजर के अंदर हमने इनपुट ले लिया. ओके, लेट्स से डिविडेंड इज 6.5 and let's say our divisor is 2.5. So what logic can we create? Let's think manually. ठीक है, अगर नॉर्मली इसको हम लोग डिवाइड करते तो क्या करते? सबसे पहले 2.5 इंटू 1 करते, है ना. 2.5 इंटू 1, फिर 2.5 इंटू 2, फिर 2.5 इंटू 3, ऐसे कर करके चेक करते हैं जब तक ये 6.5 से ज़्यादा नहीं हो जाता. जैसे 2.5 इंटू 1 करने से क्या आता? 2.5. 2.5 इंटू 2 करने से क्या आता? 5. या स्पेसिफिकली बोले तो फ्लोट है 5.0. 2.5 इंटू 3 करते तो क्या आता? 7.5, है ना. तो जैसे ही डिविडेंड से बड़ा हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, वैसे ही हम लूप के बाहर निकाल देंगे अपने नंबर को. ठीक है, और फिर देखेंगे ये कितना टाइम्स गया. अगर ये 3 टाइम्स गया तो फिर हमारा रिमाइंडर कहाँ मिलेगा? हमारा रिमाइंडर मिलना चाहिए 2 टाइम्स में, मतलब 3 - 1 पे मिलना चाहिए रिमाइंडर. ठीक है, 2.5 इंटू 3 - 1, इस पे रिमाइंडर मिल जाएगा हमें. तो ये 5 हो जाएगा, और बाद में इस 5 को हम लोग माइनस कर देंगे 6.5 से. अच्छा, अभी कोड देखो इसका कैसे लिखेंगे. कोड देखो तब इजी लगेगा. अच्छा, इसके लिए एक और दो वेरिएबल पहले बना लेते हैं. एक बना लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, और एक वेरिएबल बना लेते हैं रिमाइंडर. अच्छा, हमें ये जो है ये जो वैल्यू है ये आई में रहेगी, जो 1, ठीक है, 2, 3 ऐसे कर करके टेबल हम लोग बनाएंगे
डिवाइजर का वो आई में स्टोर रहेगा। तो इंट आई को पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं 1 से। ओके, अच्छा अब एक वाइल लूप बनाते हैं। ठीक है, ये वाइल लूप कंटिन्यूसली चलेगा तो वाइल 1 लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू आई। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आएगी। आई की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू है 1, तो सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, डिवाइजर इंटू 1, यानी कि क्या आएगा इसके अंदर 2.5। फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इनसाइड प्रोडक्ट क्या आएगा 2.5। उसके बाद फिर आई को इंक्रीमेंट करवा देंगे, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो पहले क्या आई, प्रोडक्ट के अंदर पहले क्या आएगा 2.5। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर आएगा आई प्लस प्लस होने के कारण आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो नेक्स्ट आएगा 5.0। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा आई में, आई में फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगा डिवाइजर इंटू 3, इसका मतलब 7.5। और जैसे हमें चेक करना है ये वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू जैसे ही डिविडेंड से बड़ी हो गई हमें लूप से बाहर निकल जाना है। तो क्या कंडीशन हम लोग लिखेंगे, सिंपल एक इफ, इफ कंडीशन लगाते हैं एक। ठीक है, इफ कंडीशन में क्या लिखेंगे, इफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन डिविडेंड। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट बड़ा हो जाए डिविडेंड से तो क्या करो, निकल जाओ, लूप के बाहर निकल जाओ। तो एक ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट याद होगा सबको, ब्रेक से क्या होता है लूप के बाहर निकल जाते हैं हम लोग। तो जब भी ये कंडीशन पर राइज हो जाएंगे हम लोग कि प्रोडक्ट बड़ा हो गया डिविडेंड से, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब लूप ब्रेक होने के बाद आई की क्या वैल्यू है, आई अभी एक्चुअली क्या स्टोर्ड है, लूप कब ब्रेक होगा, जब प्रोडक्ट 7.5 होगा। 7.5 मतलब आई की वैल्यू, करंट वैल्यू इस टाइम क्या रहेगी 3। ठीक है, तो 3 पे तो ये बड़ा रहा। ठीक है, डिविडेंड से बड़ा हुआ, आई की वैल्यू जब 3 थी, तो इसका मतलब जब 3 - 1 मतलब कि 2 पे होगा, 2 पे हमें एग्जैक्टली मिल जाएगा वो वैल्यू जो जस्ट डिविडेंड से छोटा है। तो इसको अभी कैसे लिखेंगे हम लोग, रिमाइंडर नाम के एक वेरिएबल में क्या करवा दो, डिविडेंड माइनस डिवाइजर इंटू I - 1। ठीक है, ये करवा दो, तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमें, रिमाइंडर एक्चुअल में मिलेगा हमें 6.5 माइनस आई की वैल्यू क्या है, बाहर निकलने के बाद आई की वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 क्या होगा 2, तो 6.5 माइनस 5.0, मतलब हमें मिल जाएगा हमारा आंसर 1.5। ठीक है, अभी इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट एफ %f रिमाइंडर। ठीक, चलो इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अम, आज कितना तारीख है, 14 ना, ठीक है 14 अप्रैल लिख देते इस प्रोग्राम पर। क्या रहा है, डिवाइजर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फंक्शन, ओ सॉरी, डिवाइजर इनटू, एंटर द डिविडेंड, एंटर द डिविडेंड 6.5, एंटर द डिवाइजर 2.5। ये देखो क्या आ गया, 1.5 आ गया। ठीक है, कोई और वैल्यू के लिए भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि 5.5 और डिवाइजर क्या होगा 1.5, तो देखो तब भी सही है। हाँ 1 आना चाहिए रिमाइंडर, तो देखो सही है। ठीक है, तो एक्चुअली काम कैसे कर रहा है समझ पा रहे हो ना, पहले डिवाइजर इंटू 1 होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या चल जाएगा 2.5, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा डिवाइजर इंटू 2 मतलब 5.0, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा 7.5,
ठीक है। अब जैसे ही 7.5 हुआ प्रोडक्ट के अंदर, इफ कंडीशन क्या है, इफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन डिविडेंड ब्रेक। तो जैसे ही प्रोडक्ट की वैल्यू होगी 7.5, तो वाइल लूप के बाहर निकल जाएंगे हम लोग। और 7.5 है, इसका मतलब हमारा आई कितना बार चल चुका है, 3 बार चल चुका है ना। तो बाहर आने के बाद आई की वैल्यू क्या रहेगी, 3। ठीक है। तो हमें रिमाइंडर कहाँ मिलेगा, ये तो डिविडेंड से बड़ा है, तो इससे जस्ट छोटा कौन था, 5। ठीक है। तो हमें i-1 से मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइजर को। ठीक है। तो हमें क्लोजेस्ट वैल्यू मिल जाएगी जो डिविडेंड के पास है। ठीक है। आई होप ये कोड समझ में आ गया सबको। ये हमारा मॉड्यूलस कैलकुलेटर बन गया। अच्छा, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है प्राइम कंपोजिट से। ठीक है, प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना है हमें। इस प्रोग्राम का नाम दे देते हैं मॉड्यूलस कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ पूरा कोड को। ठीक। अच्छा, प्राइम नंबर कैसे बनाना है, कौन आ रहा जा रहा बार बार। ओके। नेक्स्ट एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना है। प्राइम नंबर क्या होता है। अच्छा, डिफाइन प्राइम नंबर। अभी जो लोग हैं प्रेजेंट क्लास में, व्हाट इज अ प्राइम नंबर। The number only can be divided by the number itself and by one only. यस। सो हाउ मेनी फैक्टर्स डज अ प्राइम नंबर हैज। It is two only, the number itself and one. यस। सो वी विल यूज दिस लॉजिक एंड मेक अ प्रोग्राम। Remember this thing, a prime number will only have two factors. One is the number itself and the another is 1. Okay, तो इसी लॉजिक को अभी हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, एक वेरिएबल बनाते हैं int n, एक वेरिएबल बनाते हैं I, और एक बना रहे काउंट इक्वल टू 0। अच्छा, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, देखो स्कैनफ की मदद से n के अंदर पहले वैल्यू ले लेते हैं, एड्रेस ऑफ n। ये n के अंदर क्या है, n के अंदर यूजर इनपुट है। ठीक है, जो भी नंबर यूजर को चेक करना है वो है। ठीक है। तो n के अंदर लेट्स से यूजर ने एंटर किया 7, सो वी हैव टू टेल 7 इज अ प्राइम और नॉट। तो अभी इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग। अच्छा, हम लोग एक अभी लूप बना सकते हैं। ठीक है। वी विल क्रिएट अ लूप एंड द लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है। इसको we will create a loop and the loop will start from I value 1. Okay, I value 1 to the number itself। ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ n है 7। ठीक है। तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 से लेके 7 तक हम लोग चलाएंगे लूप एंड वी विल चेक इफ n इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई i और नॉट। ठीक है। तो n मॉड्यूलस i हम लोग चेक करेंगे। अगर n मॉड्यूलस i, ठीक है, अगर n मॉड्यूलस i 0 आया, इसका मतलब क्या, कम्प्लीटली डिविजिबल है i। एंड कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ऐसा कितना बार होना चाहिए, ऐसा सिर्फ 2 बार होना चाहिए कि n की वैल्यू i से कम्प्लीटली डिवाइड हो गई। अगर ऐसा एग्जैक्टली 2 बार हुआ, देन दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर बिकॉज a prime number has only two factors। Okay, and if n is divisible by I greater than 2 or less than 2 times, then that is not a prime number। तो ये सिंपल सा लॉजिक अभी कोड करते हैं इधर। एक फॉर लूप बनाते हैं। लेट्स मेक अ फॉर लूप I starting from 1। okay,
and up to n इसको चलाएंगे इस लूप को, ठीक है। व्हाट इज एन? एन इज अ वेरिएबल विच इज कंटेनिंग द एक्चुअल नंबर, ठीक है, जो नंबर को चेक करना है। सो इफ n मॉड्यूलस i इज इक्वल टू 0। अच्छा, फैक्टर्स काउंट करने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, तो आई हैव मेड अ वेरिएबल काउंट विच विल काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स n इज डिविजिबल बाई i, ठीक है। सो इफ n इज डिविजिबल बाई I will increment this variable by 1, so count plus plus. Now I'll come out of the loop and check if count is equal to 2, ठीक है। if count is equal to 2, printf prime number, and if count is not equal to 2, then it is not a prime number, which means composite number, okay। So this is a very simple program, ठीक है। what is n? N is the variable which is storing the user input. Suppose the user enters 7, so this loop will run from 1 to 7, okay, 1 to 7, and we will check how many times n is divisible by the value of I. If n is divisible only 2 times, then the number is prime, and if it is not divisible 2 times, then the number is composite. It's a very simple logic. Let's run this program. अच्छा, printf स्टेटमेंट लिखा नहीं तो डायरेक्ट एक नंबर लिखना होगा, फॉर एग्जांपल 7 प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ एक लिख दो, इफ यू विश printf enter a number, enter a number, let's say 12, ठीक है, composite number। what is 1? 1 is also composite number, ठीक है, composite number, because by the definition a prime number will have two factors and 1 only has one factor, 1 itself. So 1 is treated as composite number, remember that. Okay, so this is a program. Excuse me, sir. Yes, Sir, I have done the program with a different logic, so it is not working for the one. it is not working for 1. Yes, sir. Would you like to see my program once? Okay,
Is the